नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ आप देख रहे हैं ओमकार सर को। बहुत ही मेरे सीनियर हैं और सर का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे भी सीनियर हैं और घर के भी हैं, तो इसीलिए उनका हर बार हम लोग जब चर्चा करते हैं तो उसमें घर की चर्चाएं भी जुड़ जाती हैं। लेकिन आज तो सर बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मतलब कल हम लोग जब रात में देख रहे थे कि राहुल गांधी ने बड़ा चिंता व्यक्त की है और उन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उन्होंने ये कह दिया है कि साहब अपना आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवाज भारत की। उन्होंने अपनी चिंताएं बताने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा हम वायु प्रदूषण की भारी कीमत चुका रहे हैं अपनी सेहत और अपनी आर्थिकी के साथ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान हैं। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद कल मुझे लगा कि उनकी पार्टी में जो लोग परेशान है इस बात को राहुल गांधी कितना आसानी से समझ गए, क्योंकि शकील अहमद ने कहा कि सबसे ज्यादा डरपोक असुरक्षित नेता है अभी। अब आपने देखा ही होगा कि साथ में आपके राशिद अल्वी, जिनको हम अक्सर देखते थे, जब कोई भी किसी से बाइट नहीं मिलती थी तो हम राशिद अल्वी से ले लेते थे। उन्होंने भी आखिरकार बाइट दे ही दी है कि भाई वो भी ये मान रहे हैं कि कोई नेता नहीं है और कोई लाइन नहीं है, कोई दिशा नहीं है। तो ये हो क्या रहा है सर? मतलब मुस्लिम लीडर, कांग्रेस मुस्लिमों के लिए जो भी कर सकती है, मुझे लगता है कई बार तो वो मुस्लिम लीग को पीछे छोड़ देती है। इसके बावजूद ये जो मुस्लिम नेता हैं ये कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। एक तो जो ऑनलाइन उन्होंने सुनवाई के लिए पोर्टल शुरू किया है, तो पहले तो उसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, इस पर अगर हम लोग गौर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऑनलाइन वैसे राहुल गांधी तो रहते नहीं है देश में, तो विदेश में भी रहते हैं तो अकेले ही दिखाई देते हैं, अपने स्टाफ के साथ भी दिखाई नहीं देते, या अपने पीए को ले जाते हो या कोई और उनके साथ जाता हो। जो डे बाय डे की उनके ऑफिस में शिकायतें आती हैं या मिलने की ख्वाहिश वाले पत्र आते हैं, मेल आते हैं, उनको एड्रेस करते हो, तो शायद विदेश में रहते हैं तो इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि ऑनलाइन एक पोर्टल बनवा दो शिकायत के लिए। वहां उस पर लोग अपनी शिकायतें करेंगे, अपने सजेशंस भेजेंगे, और ये चूंकि विदेश में रहते हैं तो वहां भी पढ़ सकते हैं अगर इनके पास फुर्सत हुई तो, क्योंकि देश में तो उपलब्ध है नहीं। और अब तो शकील अहमद के इंटरव्यू के बाद, गुलाम नबी आजाद की उस 7 पेज की चिट्ठी के बाद ये भी जग जाहिर हो गया है कि कांग्रेस के जो सो कॉल्ड दिग्गज नेता हैं, जो कभी सोनिया गांधी के करीबी रह चुके, मनमोहन सिंह की कैबिनेट में रह चुके, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके, जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ भी काम किया, संजय गांधी, राजीव गांधी के साथ भी काम किया, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया, चचा केसरी के साथ काम किया, उनको भी मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि राहुल गांधी के दफ्तर में उनकी अर्जी पहुंची हुई है और कब बुलावा आएगा। और कई बार तो 2-2, 3-3 साल बीत जाते हैं, उनके लिए बुलावा नहीं आता है। कपिल सिब्बल जब कांग्रेस से बाहर हुए थे तो उन्होंने कहा था कि पिछले 11 साल से मैं सोनिया गांधी या राहुल गांधी से मिला नहीं हूं। गुलाम नबी आजाद का रोना था, जो 36 साल तक महासचिव रहे कांग्रेस के, जो विभिन्न प्रमुख पदों पर रहे, केंद्र के मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, सीडब्ल्यूसी के मेंबर रहे, और इंदिरा गांधी से लेकर के और मनमोहन सिंह की कैबिनेट में रहे, सोनिया गांधी के किचन कैबिनेट के जो है वो मेंबर माने जाते थे। और आपको ध्यान होगा धीरेन्द्र जी, शुरू में जब राहुल गांधी को कहा गया कि आप मीडिया के सामने भी जाना शुरू करिए, मीडिया के सवालों के जवाब देना शुरू करिए, तो उनके इर्द गिर्द एक सर्किल बना करके कुछ नेता खड़े होते थे, उनके कान में फुसफुसाकर उनको गाइड करने के लिए। उनमें गुलाम नबी आजाद हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया हुआ करते थे, रणदीप सुरजेवाला हुआ करते थे, और अब ये तीनों कांग्रेस में भी नहीं है, या कांग्रेस में अगर रणदीप बचे हुए हैं तो अब बिल्कुल एकदम किनारे कर दिए गए हैं।
क्योंकि उस समय मीडिया में ये बात आती थी कि राहुल गांधी अपने से 4 सेंटेंस भी नहीं बोल पाते हैं, पीछे से उनको सलाह दी जाती है, बताया जाता है कि इस विषय पे क्या बोलना है, तब जाकर के वो कैमरों पे बोलते हैं। तो इनके लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन थी कि अरे, मैं तो शहजादा हूँ, मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मैं तो नेता हूँ इन सब का, और ये मेरे कान में कुछ कह रहे हैं, वो सारी चीजें देश को मीडिया के जरिए पता लग रहा है, तो बड़ा अपमानजनक है। तो धीरे-धीरे ऐसे लोगों को उन्होंने खुड्डे लाइन लगा दिया या ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि वो कांग्रेस से बाहर निकल लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी सरकार में मंत्री हैं, इसी तरीके गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से रुखसत हो चुके, और जो बाकी के नेता थे वो किनारे लग चुके, रणदीप वगैरह, फिर जयराम रमेश को ले आया गया। तो जो शकील अहमद ने कहा है वो किसी हद तक जो है वो सच से सामना करवाने वाली बिल्कुल सच्ची बात है। वरना कैप्टन अमरिंदर सिंह को याद करिए, जो जन नेता हुआ करते थे, जो मार्च लीडर माने जाते थे, और जो 2017 में अपने ही दम पर पंजाब में बहुमत लेकर के सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। उन्होंने तो उस समय भी कहा था कि राहुल गांधी के या प्रियंका वाड्रा के आने की जरूरत नहीं है, हम लोग अपने आप चीजों को देख लेंगे, और वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो ईगो थी वो हर्ट हुई, और नतीजा ये हुआ कि 5वें साल में जाकर के जब चुनाव था, उससे कुछ समय पहले बिना कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताए चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक बुलवा ली राहुल गांधी ने, और वहां पर नया सीएलपी लीडर चरणजीत सिंह चन्नी को चुन लिया गया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाद में पता लगा कि मीटिंग बुलाई गई है, और ये हालत पैदा कर दिए गए। तो जो सीनियर नेता हैं उनको किस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, ये तो इससे पता लगता है। दूसरे, जो राशिद अल्वी का आपने जिक्र किया, या शकील अहमद का जिक्र किया, या मुस्लिम लीडरशिप का जिक्र किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र से रिजल्ट आए हैं नगर निगम के चुनाव में, जो करीब 125 कारपोरेटर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएम के चुने गए हैं, और सर्वाधिक कहाँ से चुने गए हैं, जिसको पहले औरंगाबाद कहा जाता था, संभाजी नगर, 34 कारपोरेटर वहां से चुन करके आए, मुंबई से भी चुन करके आए 6, इधर ठाणे में भी चुन करके आए, अलग अलग जगहों से 125 से ज्यादा कारपोरेटर चुने गए। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज इधर असदुद्दीन ओवैसी की भी और उनके कारपोरेटर की भी है, इसने एक नया ही समीकरण, एक नया ही संदेश दे दिया है, और लोगों ने अब ये पूछना शुरू कर दिया है, ये कहना भी शुरू कर दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो उभार है ये किसकी कीमत पर हुआ है। क्योंकि आमतौर पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो शरद पवार और कांग्रेस, इनकी लीडरशिप के पीछे वहां के मुसलमान लामबंद रहते रहे हैं। कोई तीसरी ताकत वहां कभी उभर नहीं पाई। ले दे करके असदुद्दीन ओवैसी संभाजी नगर से 2019 में इनके एक वो जलील थे, इम्तियाज जलील, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे। 2019 में 2 ही मेंबर इनके चुन करके आए थे, एक हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी और दूसरे संभाजी नगर से, औरंगाबाद से। बाकी मुंबई वगैरह में कोई एक आध एमएलए कहीं से जीत गया तो जीत गया, या कारपोरेटर कहीं से बाहर से जीतते ही नहीं थे ये लोग। पहली बार हाँ, इम्तियाज जलील जीता या किसी दूसरे राज्य में इन्होंने। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह की ताकत बन करके ये उभरे हैं, उससे एक बात साफ हो गई, और जो मैंने अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा, शायद आपके साथ चर्चा में कहा, कि ममता बनर्जी और अखिलेश जैसों की नींदें उड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी की तो खैर उतनी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना काम या जितनी तरजीह, जितना सम्मान आउट ऑफ द वे जाकर के ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुसलमानों के लिए किया है, बदनामी भी मोल ली है, उनको पिछड़ों की सूची में भी डाल दिया, तो उस पर भी सवाल खड़े हुए थे। तो वहां का मुसलमान तो शायद ममता बनर्जी के पीछे अभी भी लामबंद रहेगा, क्योंकि वो ये देखेगा कि भाई
अगर भारतीय जनता पार्टी उभरती है और उसकी संभावना बनती है, सरकार बनाने की पोजीशन में वो आती है, मुख्य लड़ाई में वो रहती है, तो फिर उसको हराने वाला कौन है? और अगर उसको हराता है तो फिर सरकार बनाने की स्थिति में कौन है? तो ऐसे में कोई असदुद्दीन ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ आकर के गठबंधन करे या वामपंथियों या कांग्रेस के साथ, जो कांग्रेस के साथ तो मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है, पर वामपंथियों के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए, हुमायूं कबीर के साथ हो जाए। पिछले चुनाव में आप तो वहां थे, तो फुरफुरा शरीफ के साथ भी कुछ इस तरह की चर्चाएं चली थी। तो कई गुट वहां पर हैं। तो ऐसे में ये पश्चिम बंगाल में कितने कारगर होंगे ये देखना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की रातों की नींद इस समय हराम हुई पड़ी है। और ये जो टूटन हम देख रहे हैं अभी, जो कभी मायावती के साथ हुआ करते थे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी बहुत प्रभावी भूमिका में कैबिनेट मंत्री रहते थे, वो कांग्रेस में आ गए थे 3 साल पहले। उनका एकदम कांग्रेस को छोड़ना, राशिद अल्वी का वोकल होना और ये कहना कि मुस्लिम लीडरशिप का कांग्रेस में सम्मान नहीं है, या शकील अहमद की जो बयानबाजी इधर चल रही है, इससे पता चलता है कि कांग्रेस में भी अब मुस्लिम लीडरशिप का मोहभंग हो रहा है और वो किसी नए विकल्प की तलाश में अब निकल रही है। दरअसल एक सवाल बार बार जो खड़ा हो रहा है वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो गया कि जैसे फरिश्ता की बीन बजती थी, ओवैसी की बीन बज रही है, और जितने मैले कपड़े हैं वो साफ होने चल देते, ऐसे ही सारे मुस्लिम लीडर वहां जा रहे हैं। क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में या इस तरह की जगह पर, एक तो कांग्रेस को बहुत दिन से मुसलमान जिंदा करते 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 थक गया है, वो कभी अखिलेश को वोट देता है इसलिए कि कल को कांग्रेस जिंदा करेगा, फिर वो जिंदा करेगा, लेकिन एक साथ आप देखते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पहले इस्तीफा आता है 2 दिन पहले, फिर उसमें से एकदम शकील अहमद का बयान आ जाता है, उसके साथ फिर आप देखते हैं अचानक राशिद अल्वी का बयान आ जाता है। ये सब, इसके बाद जो बिहार का गया हुआ विधायक है उनमें भी एक मुस्लिम विधायक है, वो भी ये बोलता है कि ये सब, और इसके बाद अलग अलग जगह से जो कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर अगर कहीं बचे रह गए नाम के लिए, वो सबको अगर ओवैसी चुग ले गए तो कोई एक नया संगठन बनता है, मतलब कोई एक नई ताकत बनती हुई दिख रही है, क्योंकि मुसलमानों के अंदर, क्या आपको लगता है अब उनके वोटर्स के अंदर ये आत्मविश्वास आ रहा है वापस कि साहब हम लोग फिर से अपनी पार्टी बना सकते हैं, हम जैसे हमने एक जमाने में मुस्लिम लीग खड़ी की, मैं ये नहीं कह रहा ये बंटवारे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो मुसलमान के अलावा तो कोई वोट मिलता नहीं था उसको। तो इसी तरह से आपको लगता है कि ये दोबारा से एक ऐसा विश्वास हो सकता है और ये एक सोची समझी राजनीति का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि अब जो कांग्रेस के मुसलमान नेता हैं, अब वो कांग्रेस पे रहने की बजाय, जैसे हमने देखा आसिफ ने वहां अलग पार्टी बनाई जो मालेगांव में जो सबसे ज्यादा जीते, वो भी कांग्रेस का विधायक हुआ करता था, उसने अपनी बनाई इस्लाम पार्टी और वो जीत गया, सबसे ज्यादा सीटें उसको मिली वहां 34 के करीब जो कॉर्पोरेटर्स में। उसके बाद आप देखिए यही फिर दूसरे नंबर पे ये हो गया अपना ओवैसी। तो क्या ये जितने मुसलमान लीडर हैं ये इस तरफ बढ़ रहे हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है? और क्योंकि इनके पास एक अच्छा ऑफर भी है, क्योंकि मुसलमान से ज्यादा सॉलिड वोट बैंक तो कहीं होता नहीं, जो एक साथ वोट करता है, जो शाम को मस्जिद से जो आवाज आएगी वो बता देगा कि हाँ ठीक है साहब इधर जाना है, तो वो अब आपको लगता है कि ये एक नया कोलिशन बन सकता है, और ऐसे में जो मायावती हैं या अखिलेश है, क्योंकि देखिए वही चाल ये भी चल सकते हैं, जो चाल सेकुलर पार्टियों के नाम पे जातिवादी भयानक कास्टिस्ट पार्टियां जिनके पास कोई विजन तो होता नहीं है, उन्होंने चली कि भाई हम लोग अपनी जाति का वोट तुमको दे रहे, तुम हमारे पास आ जाओ, हम बीजेपी को रोक देंगे, और उन्होंने कई बार हराया, इस बात का उन्होंने फायदा भी लिया, और आखिर में क्या किया कि उन्होंने मुसलमानों की सुनना ही बंद कर दी थी, वो कह रहे थे तुम और जाओगे कहां, तो मुसलमानों ने जाने का ठिकाना खोज लिया, ऐसा लगता है आपको? देखिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में तो जो गठबंधन था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का,
मुसलमान ठुक करके इनके साथ खड़ा हुआ था, अलग अलग राज्यों में भी खड़ा हुआ था, और इसी वजह से ये 52 से 99 सीट पर पहुंचे हैं। और समाजवादी पार्टी जो 2014 और 2019 में केवल 5 पर ही सिमट करके दम तोड़ देती थी, वो भी उछल करके 37 सीटों पर पहुंची है। ये मुस्लिम वोटों की वजह से, और जो हिंदुओं में विभाजन हुआ उसकी वजह से हुआ था। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, जैसे हरियाणा और जम्मू कश्मीर का एक साथ चुनाव हुआ, क्या हुआ जम्मू कश्मीर में? केवल 6 सीटें आई कांग्रेस की, और वो भी इनकी केवल मुस्लिम एमएलए जीत करके आए। कांग्रेस का कहीं से भी एक भी हिंदू एमएलए जम्मू कश्मीर में जीत कर नहीं आया। हरियाणा में ये 37 सीटों पर अटक करके रह गई। जिस महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीत ली थी, यानी उद्धव ठाकरे पवार कांग्रेस ने, जब विधानसभा चुनाव हुए तो वहां कितनी बुरी स्थिति हो गई इनकी कि ये 50 सीटें भी तीनों मिलकर के नहीं ला पाए, और 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने ले लिया। दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली के मुसलमान आम आदमी पार्टी के साथ होंगे, कांग्रेस के साथ नहीं थे। कोई खाता भी नहीं खुला। छठी बार ऐसा मौका था दिल्ली में जब कांग्रेस का खाता नहीं खुला। देश की राजधानी जहां विधानसभा भी है, वहां इनका खाता नहीं खुला। लोकसभा में भी 2014, 2019, 2024 में कोई नहीं जीता। विधानसभा चुनाव 2013 के बाद आप देख लीजिए, जब जब चुनाव हुए खाता नहीं खुला। फिर बिहार में आप देख लीजिए क्या हालत हुई है इनकी, गठबंधन की, महागठबंधन की। तो ये घटनाएं क्या बताती हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप, उससे मोहभंग हो रहा है मुस्लिम मतदाताओं का। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पा रही है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में, 6 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें से 4 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी नीतीश मुख्यमंत्री हुए और उनकी सरकार बन गई। जो 2 दूसरे राज्य, झारखंड और जम्मू कश्मीर, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की और यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन गई। कांग्रेस की कहां बनी? कांग्रेस आश्वस्त करने में नाकाम रही मुस्लिम समुदाय को कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने की स्थिति में है। तो सवाल ये है कि कौन रोकने की स्थिति में है? क्या अखिलेश यादव रोक सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर रोक पाते तो 2017 में इनकी 47 सीटें क्यों रह गई, या 2022 में भी इनकी केवल 111 सीटें क्यों आई समाजवादी पार्टी की अकेले? इनके सहयोगी दलों की मिलकर के 125 तक पहुंची थी। अब ले दे करके उम्मीद किससे बचती है उनकी? एक उभार जो अभी महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी का हुआ है। अच्छा, ओवैसी के पास वो सारी जादूगरी है जो मुस्लिम वोटों को भी लामबंद कर सकते हैं, और वो दूसरे समुदायों में भी कह सकते हैं कि सेंध लगाने की कुवत रखते हैं। जैसे पहलगाम में जब जेनोसाइड हुआ हिंदुओं का, तो कांग्रेस की तरह या दूसरे दलों की तरह जो लीडरशिप हिचक रही थी निंदा करने में, वो ताल ठोक करके पाकिस्तान की और आतंकवादियों की मजम्मत कर रहे थे, निंदा कर रहे थे, खुल करके कर रहे थे। और जब 7 प्रतिनिधिमंडल 32 देशों में भेजे गए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो भी वो भारत का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हुए देखे गए। और उस समय का जो उनका कुल मिलाकर के चारित्रिक बदलाव था, वो चर्चा का विषय बन गया था कि ये क्या वही असदुद्दीन ओवैसी है जो फिरका पराना बातें करते हैं, सांप्रदायिक बातें करते हैं, और जो मुठ्ठियां भींच करके कागज दिखा करके कहते थे कि जब मोदी हिमालय चला जाएगा और
योगी जो है गोरक्षपीठ अपने मंदिर में चला जाएगा तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? क्या ये वही असदुद्दीन ओवैसी है? तो मैं ये मानने को तैयार नहीं कि जितने कारपोरेटर इनके महाराष्ट्र में जीते हैं वो सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से जीते हैं, और ये एक खतरनाक स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस के लिए और अखिलेश यादव के लिए और ममता बनर्जी के लिए भी ये सिचुएशन एक अलार्मिंग सिचुएशन जिसको कहते हैं वो है। लेकिन क्या हमको ये मतलब मैं इस बात पे सोच रहा हूं कि क्या ये एक नया वो हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये जो लोग हैं जैसे ओवैसी के साथ नसीमुद्दीन मिल सकते हैं, राशिद अल्वी मिल सकते हैं, और इस पार्टी में क्या जैसे चंद्रशेखर आजाद ने एकदम नई कामयाबी की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने तो वो एक्सपेरिमेंट सफल करके दिखाया है नगीना में। वहां जहां मुस्लिम बाहुल्य सीट है वहां वो दलित वोटों के साथ जोड़कर, जो पहले मायावती ने किया बहुत सक्सेसफुल, उससे पहले मुलायम सिंह ने किया, फिर मायावती ने किया, और उसके बाद अब आजाद ये कर रहा है। तो क्या ये आपको नहीं लगता मतलब एक नया जो पॉलिटिकल वो है कि ये मुस्लिम लीडरशिप अगर इकट्ठी होती है, उत्तर प्रदेश में बहुत सीटों पे ये फैसला कर सकते हैं कि अगर दलित वोटर्स को मिला लिया जाए, और अब वो अभी तक दलित लीडर या जो जातिवादी लीडर थे वो इनको बुला रहे थे, अब ये उनको बुलाएं एक कास्ट के तौर पर, और ये एक्सपेरिमेंट ब्राह्मण्स के साथ बसपा कर चुकी है। तो ये क्या मतलब आपको, मैं इस राजनीति के नए डायमेंशंस की तरफ सोच रहा हूं कि ये आज नहीं हो सकता है, एक आध चुनाव लगे, ऐसा नहीं, लेकिन ये हो सकता है या नहीं, ये आपको लगता है? और इसका कोई खतरा भी होगा? अभी एक घटना स्वर्ण मंदिर में हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई बुजुर्ग हिंदू महिला है जिसने मंदिर परिसर में बैठ करके कोई सुट्टा लगा लिया एक बीड़ी सुलगा करके, और कोई आकर के उसको थप्पड़ बजा रहा है। एक और वीडियो वायरल हुआ वहां का, कोई मुस्लिम है जो वजू करके वहां पर अपने हाथ वाथ धो करके ताल ताल में और कुल्ला करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको तो कोई थप्पड़ मारता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है? क्या ये भूल गए कि जो बच्चे थे इनके गुरु के, उनके उनकी किस तरीके से हत्या की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? या जो सिख गुरुओं के बलिदान हुए हैं वो किसके द्वारा क्रूरता दिखाई गई थी? दीवारों में किसको चिनवा दिया गया था? भूल गए ये सब लोग। ये एक्चुअल में जिस तरीके से ये पन्नू सन्नू आईएसआई के कहना चाहिए कि पूरे उसमें चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, और जिस तरीके से फाइनेंस किया जा रहा है पाकिस्तान की आईएसआई और जो इस्टेब्लिशमेंट है जिसको मिलिट्री बोलते हैं उसके द्वारा, और जो साजिशें भारत के खिलाफ की जा रही हैं, उनमें अगर वो बदल सकते हैं, वो भूल सकते हैं गुरुओं के बलिदान को, उनके बच्चों के बलिदान को, उस क्रूरता बर्बरता को, तो फिर यहाँ पर मीम भीम जो ये एक इक्वेशन बनाने की कोशिश हो रही है, ये भी हो सकता है। मैं तो मेरठ का रहने वाला हूँ और मैंने मेरठ के दंगे देखे हैं। मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पर मुसलमानों और ख़ास तौर से जो सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समुदाय था, उनके बीच में किस तरह आमने-सामने की लड़ाई हुआ करती थी। केवल पत्थरबाजी और दूसरी नहीं, बल्कि मुकाबला लेते थे ये लोग। लेकिन आज क्या रंग दिया जा रहा है राजनीतिक कारणों से और राजनीतिक फ़ायदे उठाने के लिए। जिस नगीना की सीट का आपने ज़िक्र किया चंद्रशेखर आज़ाद का, तो वो भी तो इसी समीकरण से जीते हैं। उन्होंने दलितों और मुसलमानों के वोट लिए और वो जीतने में कामयाब हो गए। तो ये खतरा एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी के लिए कम है। भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है दलित, और जो मायावती के साथ उनकी अपनी जाति के लोग जुड़े हुए हैं, वो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। 2022 के इलेक्शन में भी 12 दशमलव कुछ प्रतिशत वोट शेयर मायावती को रहा है, मिला है। भले ही उनकी एक सीट आई हो,
लेकिन उतना वोट शेयर उनके पास अभी भी है जो 2007 में 30% से ऊपर चला गया था और 206 सीटें जीत करके वो इंडिपेंडेंटली मुख्यमंत्री बन गई थी। पर मरी गिरी हालत में भी 12% उनके पास है। तो अगर ये मीम भीम वाला मामला चल गया तो ये बेहद खतरनाक कॉम्बिनेशन होगा और ये अगेन मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए, अखिलेश जैसों के लिए, जो अलग अलग राज्यों में मुस्लिम वोटों के तलबगार रहे हैं या जिनके कीमत पर वो विधानसभाओं में या सत्ता में पहुंचते रहे हैं, अपना बेस वोट बैंक उनके साथ मिला करके, उनके लिए खतरे की घंटी है। अगर हम ये मान लें कि ये सब हो रहा है तो फिर राहुल गांधी की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति का डब्बा बंद हो जाएगा। राहुल गांधी जो अभी भी हमला बोल रहे हैं, एसआईआर, उनको अभी भी लग रहा है ये सब हो रहा है, क्योंकि जिन राज्यों में उनको जाने की कोशिश है, केरल में आईयूएमएल पहले से ही ताकत में है, अगर वहां पहुंच जाते हैं ओवैसी तो कहानी खत्म होती है। मतलब अभी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो उनसे ज्यादा करीबी हैं। भाई मलयालम में भी अगर आप इस्लामिक उसको देखते हैं हम लोग अलग अलग जगह पर, जैसे महाराष्ट्र का वो वायरल वीडियो देखा जिसमें वो मराठे, वो जो उसको जो हिंदी वालों को थप्पड़ मारते हैं बेचारे, उन जो लोग वहां मजदूरी करने जाते हैं, राज ठाकरे के गुंडे या उस जैसे गुंडे, खुद वही, अगर वो उनको मारते हैं लेकिन वो किसी मुस्लिम को नहीं मार पाते, वो तो वहां उनको ठीक कर देता है, ठोक देता है अच्छे से, वो वहां बोलते हैं। तो फिर उसी तरह से ओवैसी बड़े आराम से बोलता है, वहीं कन्नड़ में भी बोलता है, वहां वहां नहीं करते वो सब चीजें। ये जो एक सेग्रीगेशन है, वो आपको लगता है कि ये राहुल गांधी की फिर इस तरह से तो कांग्रेस ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो अभी कई फैसले मुझे लगता है मुस्लिम लीग से भी आगे निकल के तुष्टीकरण करने की कोशिश अभी केरल में को लेकर अभी केरल को लेकर के एक बैठक हुई थी जिसमें आगे की रणनीति तय की जा रही थी और उसमें जो हायरार्की एक तय हुई थी कि कौन कौन बोलेंगे, तो उसमें राहुल गांधी से पहले शशि थरूर के बोलने की बात तय हुई थी, लेकिन कुछ और लोग बोलने लगे तो शशि थरूर मीटिंग से निकल आए, उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। तो और उसके बाद वो प्रधानमंत्री का भी एक कार्यक्रम था तो वहां चले गए। तो संदीप दीक्षित से पूछा मीडिया के किसी आदमी ने कि केरल के लिए को लेकर के मीटिंग और शशि थरूर ही नाराज होकर के चले गए, तो संदीप दीक्षित ने कहा कि शशि थरूर के चले जाने से कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जहां जिस पार्टी की लीडरशिप में ये स्थिति आ गई हो, इतने डिनायल मोड में आ गए हों और किसी के जाने से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो जिस पार्टी पर, तो वहां तो आप इस घटना का जिक्र मैंने केवल इसलिए किया है ताकि मैं जो मैं कह रहा हूं उसका बेस बना सकूं। ममता बनर्जी किस पार्टी में हुआ करती थी पहले? कांग्रेस में हुआ करती थी। शरद पवार किस पार्टी में हुआ करते थे? कांग्रेस में हुआ करते थे। केसीआर कहां से निकले थे? वो भी मूलभूत तो कांग्रेस में ही थे। जगन मोहन रेड्डी कहां से निकले हैं? अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस से निकले, बंसीलाल, भजनलाल, अलग अलग लोग, यहां तक के चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, तो ये सब कांग्रेस से निकले हुए और अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना करके ये अलग अलग राज्यों में ना केवल इन्होंने लीडरशिप इवॉल्व की है बल्कि मुख्यमंत्री भी बने हैं। जितने कांग्रेस के सांसद थे 2019 में 52, जो कांग्रेस से निकली थी लीडरशिप, ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार, केसीआर और तमाम जगन मोहन रेड्डी, ये सब इनकी सीटें मिला लें लोकसभा की, तो जो मूल कांग्रेस की 52 सीटें थी उनसे ज्यादा इस लीडरशिप की जो कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, इनके सांसद थे। आप अंदाजा लगाइए कि ये जो अप्रोच है संदीप दीक्षित वाली के शशि थरूर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना फर्क पड़ता है आप इससे अंदाजा लगाइए। और अगर इतना फर्क पड़ रहा है कि ममता बनर्जी तीसरी बार की मुख्यमंत्री है, केसीआर मुख्यमंत्री हुए, जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हुए, शरद पवार की मदद आपको लेनी पड़ी महाराष्ट्र में, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान
और विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो फर्क तो पड़ता है साहब। और जहां जहां कांग्रेस कमजोर होती गई है, वहां वहां दूसरे दल उसको रिप्लेस करते रहे हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे केसीआर हो, जगन मोहन रेड्डी हो, या शरद पवार की पार्टी हो, या 2012 में जिसने पार्टी बनाई अन्ना आंदोलन के बाद, अरविंद केजरीवाल हो। दिल्ली में किसने रिप्लेस किया इनको? अरविंद केजरीवाल ने। पंजाब में किसने रिप्लेस किया कांग्रेस पार्टी को? अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने। तो ये जो कह देते हैं ना कंधे उचका करके कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज कांग्रेस किस हालत में पहुंच गई है इसका इनको या तो अंदाजा नहीं है, या अंदाजा है तो जानबूझ करके मक्कारी भरे बयान देते हैं। एक एक करके जितनी लीडरशिप गई है, और ये छोटी मोटी और कोई एवं ही लीडरशिप नहीं थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, सुस्मिता देव, और आपके अशोक तंवर, ये सब इनके अपने अपने राज्यों में, अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव थे। और इनमें से कई तो राहुल गांधी की अपनी निजी कोठरी के चेहरे हैं। तो राहुल गांधी अगर अपने नजदीकियों को नहीं संभाल पा रहे हैं, उनको आश्वस्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लो कि आने वाले समय में क्या हाल होने वाला है। तो मैं सर की इसी बात पे कहता हूं कि सर ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता तो है, लेकिन मैं कहता हूं वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस अब उस हालत में पहुंच गई है कि उसके यहाँ कोई आने जाने का फर्क ही खत्म हो गया है। तो हम लोग सर आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आप में से ज्यादातर लोग तो ओंकार सर के चैनल पे जाते हैं, ओंकार चौधरी, लेकिन जो नहीं जाते वो वहां पहुंच के देखें और ये देखें कि अनुभव को पत्रकारिता में कैसे ढाला जाता है, उसको जाकर वहां तक समझे। और सर एक बार समाप्ति से पहले सभी को गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की वाकई बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात हो। आपका दिन शुभ हो। सर नमस्कार।